नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी के स्पेशल सेक्शन पीटी स्पेशल में मैं अमरीश शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी अगली क्लास है जिसमें हम लगातार जो है शिक्षा नीति जो अंग्रेजों की थी उसको पढ़ रहे हैं। शायद मैंने 15 क्लास ले ली है, 16वीं 17वीं क्लास होगी। एग्जैक्ट नंबर आप देख लेंगे, शायद 16वीं 17वीं क्लास है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था हंटर कमीशन। ठीक है, तो हंटर कमीशन हमने समझ लिया था। उससे आगे हम समझेंगे रेले कमीशन, सैडलर आयोग क्या होता है, हार्टोग समिति क्या है, वर्धा योजना क्या थी, और उसके बाद में राधा कृष्ण आयोग क्या था। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और आज हम जो शिक्षा का आधुनिक भारत में अंग्रेजों का इतिहास रहा है उसको पढ़ के हम ख़त्म भी कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ बढ़ जाएंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण सेक्शन है जहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, तो जो ये छोटे छोटे हैं रेले कमीशन, सैडलर आयोग, इनकी जो है इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत कम नोट्स जो है उसके लिए हैं। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी रहेगी तो ठीक रहेगा, इससे बहुत ज़्यादा सवाल आने की संभावना नहीं है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश नहीं की है। बस आपको पता होना चाहिए कि किससे संबंधित हैं ये सारे आयोग। ठीक है, तो रेले कमीशन 1902 एडी में आता है। इस वक्त आप जानते हैं कि कौन शासक होता है, कर्जन होता है। ठीक है, गवर्नर कौन होता है, कर्जन होता है। आगे जब आप पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास पर सुझाव प्रस्तुत करने के लिए की गई थी। इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालयी शिक्षा के विकास पर सुझाव प्रस्तुत करने के लिए की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक लाइन बताने के लिए आपने लिखा क्यों। देखो, ऐसा है कि यूपीएससी जब सवाल पूछती है तो वो करती क्या है कि नीचे 3-4 स्टेटमेंट दे देती है कि आप इन स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। तो वो कई सारे आयोग, कई सारे कमीशन, कई सारी नीतियों को मिला करके एक सवाल पूछ लेती है। तो उसमें वो जो है छोटे छोटे पॉइंट को फोकस करती है। तो इसीलिए जो इसमें ज़रूरी चीज़ था रेले कमीशन में कि ये आया कब, इसके समय गवर्नर कौन था वो मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद में किस चीज़ के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी, तो विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के सुझाव के लिए। तो इसका 90% काम आपने कर लिया। ठीक है, तो इससे अगर कोई सवाल आएगा तो आप इजली कर पाएंगे, वो चाहे पीसीएस की परीक्षा में आए या आईएएस की परीक्षा में, यानी कि यूपीएससी की परीक्षा में आए। ठीक है, सैडलर आयोग जो कि 1917 एडी में आता है, 1917 एडी में आता है सैडलर आयोग। इसके सदस्य जो हैं माइकल सैडलर, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। ये दो नाम भारतीय हैं, इसलिए इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये सवाल बन सकता है। अंग्रेजों के काम के इतिहास में जब भी कोई भारतीय शामिल होगा तो हमेशा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वो जल्दी तवज्जो भारतीयों को देते नहीं थे। तो इसलिए जहाँ पर भारतीय किसी समिति में शामिल हों, किसी बड़े काम में शामिल हों, उसको आप ज़रूर पॉइंट किया कीजिए, क्योंकि वहाँ से सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसकी नियुक्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को सुलझाने हेतु की गई थी। ठीक है, तो सैडलर आयोग की नियुक्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये जो है सैडलर आयोग है। इसमें जो आपको दो महत्वपूर्ण चीज़ें याद में रखना है कि आया कब। ठीक है, तो वो आप यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद में सदस्य को आप याद रखेंगे, जिसमें 2 सदस्य भारतीय हैं, और इसकी नियुक्ति किस काम के लिए की गई थी, तो वह है कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को सुलझाने हेतु किया गया था। ठीक है, आगे है हार्टोग समिति। क्या है हार्टोग समिति, जो 1929 एडी में आया। हार्टोग समिति, इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल देने का सुझाव दिया। किस पर? प्राथमिक शिक्षा पर। देखिए होता क्या कि मुझे लगता है, मुझे याद आ रहा है कि 2018 में एक सवाल जो है यूपीएससी ने पूछा था इसी शिक्षा नीति पर जो है, तो उसमें उन्होंने किया क्या था कि शायद 2 आयोग के नाम दिए थे, और उस पर पूछा था कि प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड हैं या इसी प्रकार से कोई एक सवाल था। एग्जैक्टली सवाल मुझे याद नहीं है, लेकिन वो शिक्षा नीति से सवाल था।
और इन सारी चीज़ों में ही उसको जो है हमने कवर करने की कोशिश की है। तो होता क्या है कि यूपीएससी जो है बारीक पॉइंट से सवाल पूछती है, तो इसलिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है उसको मैं पॉइंट में रख देता हूँ, और जो बहुत जो बेवजह के तथ्य हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं यूपीएससी में, उसको मैं हटा देता हूँ। क्योंकि ये पीटी स्पेशल हम कर रहे हैं, हमको बहुत जल्दी कोर्स भी ख़त्म करना है और ऐसा चीज़ पढ़ना है जो कि बहुत सॉलिड हो और आपके परीक्षा में जो है काम आए। ठीक है, तो हारटोग समिति प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल देने का सुझाव इसने दिया। ठीक है, इसी समिति के सिफारिश को ध्यान में रख करके 1935 एडी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। अब ये बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जो कोई आपको अपने दिमाग में बिठाना है कि किस समिति के जो है सुझाव पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो कि हारटोग समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो इसको भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वर्धा योजना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी क्योंकि इसके जो प्रावधान हैं वो बड़े अच्छे हैं। वर्धा योजना जाकिर हुसैन समिति की अनुशंसा के आधार पर वर्धा योजना लाई गई थी। ठीक है, जाकिर हुसैन आप जानते हैं कौन है। ठीक है, आपके भारत के वो राष्ट्रपति भी आज़ादी के बाद में बने। ठीक है, तो जाकिर हुसैन की समिति की अनुशंसा के आधार पर वर्धा योजना लाया गया। यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित था, यानी कि गांधी की विचारधारा से क्या था, प्रभावित था। ठीक है, अब जब गांधी की विचारधारा से प्रभावित होगा तो आप समझ सकते हैं कि इसकी नीतियाँ क्या होंगी। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं कि इसके सुझाव जो है क्या क्या थे। ठीक है, तो इसके सुझाव में क्या क्या है। 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है, ये इसका पहला सुझाव है। ठीक है, जो इसका दूसरा सुझाव है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। जिन लोगों ने कोई प्रशिक्षण किया होगा और तैयारी कर रहे होंगे वो ये चीज़ खूब जानते होंगे कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और मातृभाषा क्या होती है, ये सारी चीज़ें उनको पता होगा। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स प्रशिक्षण से रिलेटेड नहीं, यानी कि जिन्होंने बीएड बीटीसी वगैरह या नहीं जो है शिक्षा शास्त्र में कोई पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए मैं बता दूं कि मातृभाषा जो है वो उसकी भूमिका कितनी होती है किसी शिक्षा के जो है शिक्षा को ग्रहण करने में। ठीक है, क्योंकि जब आप यूपीएससी देने जा रहे हैं तो आपकी जो सोच है वो बहुत डायनेमिक होनी चाहिए, बहुत बृहद होनी चाहिए, बहुत वाइड होनी चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ पता हो। तो मातृभाषा का मतलब होता है ऐसी भाषा जो आप अपनी माँ से सीखते हैं। ठीक है, जो आप अपनी माँ से सीखते हैं वो आपकी मातृभाषा होती है। तो आप ये जानते हैं कि जब कोई भाषा आपको समझ में आएगी स्पष्ट रूप से, तभी वो आपके समझ में भी आएगी, तभी आप उस पर कुछ जो है अपना विचार कर पाएंगे। अब मान लीजिए किसी अवधि क्षेत्र में जन्मे बच्चे को प्राइमरी से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया जाए, तो जो उसका विकास होगा, और एक विकास का क्रम ये है कि उसको शुरुआत में जो है कम से कम 7 या 8 कक्षाओं में उसको उसी के जो है अनुरूप पढ़ाया जाए जिस भाषा में वो बात करना जानता है, जिस भाषा में चीज़ों को समझता है। और जब उसकी बुद्धि परिपक्व हो तब उसको अंग्रेजी माध्यम पढ़ाया जाए, तो दोनों के विकास में जो अंतर होगा वो काफ़ी होगा। जो शुरुआत में अवधि में पढ़ेगा और बाद में अंग्रेजी में जो है पढ़ेगा, उसके मस्तिष्क का विकास ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जो है एक दबाव में नहीं पढ़ेगा। अचानक से उसको किसी भाषा पर जो है कोई भाषा उस पर थोपी नहीं जाएगी। तो इसीलिए मातृभाषा में शिक्षा देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये एक अच्छा सुझाव था जो कि इसमें था। आगे देखते हैं, छात्रों की रुचि को ध्यान में रखा जाए, छात्रों की रुचि को ध्यान में रखा जाए। वर्तमान में जो है ये बहुत बड़ी एक समस्या है। बहुत सारे मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं वो विद्यालय से जो है उनका मन जो है रूठा रहता है, वो भागना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। इसकी वजह यही है कि उन्होंने पढ़ाई को जो है रुचिकर नहीं बना पाए। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो एक कमी हमको अक्सर नज़र आती है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था रुचिकर से ज़्यादा कहीं ना कहीं थोपी हुई लगती है, क्योंकि आज भी हम मेरिट जो है वो परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक के आधार पर बनाते हैं।
मेरिट डिमेरिट जो है वो ज्ञान और समझ पर आधारित होनी चाहिए, ना कि किसी जो है एक जो है प्रमाणित अंक के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक सही निर्णय नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको लाने के बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। तो वो तरीके लक्ष्य बन जाते हैं, और जो मुख्य लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना, समझ विकसित करना है, वो गौड़ हो जाता है, यानी कि उस पर ध्यान नहीं जा पाता है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त है, और ये पढ़ाई को अरुचिकर बनाता है, उसको जो है कह सकते हैं कि बोरिंग बनाता है, और पढ़ाई को जो है शिक्षा की जो उद्देश्य हैं, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, उससे दूर ले जा रहा है, और इसका काफ़ी नुकसान जो है भारतीय युवाओं को में देखने को जो है मिल रहा है। ठीक है, अब जो चौथा है कि व्यावसायिक शिक्षा देने की बात इसमें की गई। तो जो वर्धा योजना है, इसमें व्यावसायिक शिक्षा देने की भी बात की गई। यूपीएससी सवाल पूछती है तो स्टेटमेंट देती है, तो उसमें वो स्टेटमेंट दे देगी, ये जो है 3-4 स्टेटमेंट दे देगी, पूछेगी इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1-2 सही है, 2-3-4 सब सही है, 1-2-5 यानी कि सारे सही है। तो इस प्रकार से सवाल जो यूपीएससी पूछती है, तो आपको सारे बात को ध्यान में रखना होता है। फिर आता है एक सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना क्या कहता है कि 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात इसमें जो है इस योजना में निहित थी। तो अब इसमें कोई बहुत ख़ास बात नहीं थी, फिर भी मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया, क्योंकि एक क्रम जो है बना रहे कि इसके बाद कौन सा योजना आया, इसके बाद कौन सा आयोग आया, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके पढ़ाई का एक क्रम बनेगा, और चीज़ें आपको बोरिंग नहीं लगेंगी, आपको समझ में आएंगी। तो सार्जेंट योजना कब आया? 1944 में आया। आप ऊपर से हमारी क्लास देखते देखते हुए आए होंगे कि हमने जब पढ़ाया है, तो हमने वारेन हेस्टिंग्स से लेकर के हम यहाँ भारत की आज़ादी तक पहुँचे हैं, यानी कि उस क्रम को हमने ध्यान में रखा है। ठीक है, ठीक है। तो ये सार्जेंट योजना है, जो कि 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा देने की बात जो है करता है। ठीक है, अब इसमें कोई ज़रूरी बात नहीं थी, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया। समय बचाना भी बहुत ज़रूरी है। अब जो है छोटा सा इसको भी देख लेते हैं। यूजीसी की स्थापना 1948 एडी में राधा कृष्ण आयोग की समिति की अनुशंसा पर 1953 में क्या किया गया? विश्वविद्यालयी अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1948 एडी में आयोग बनता है, और उसकी अनुशंसा पर 1953 एडी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये था पूरा शिक्षा का जो विस्तार है अंग्रेज़ों के टाइम पर, और उसके बाद में भी, क्योंकि 1947 में हमें आज़ादी मिल गई, और ये जो हम राधा कृष्ण आयोग की बात कर रहे हैं, कब की है? आज़ादी के बाद की है। तो वहाँ तक हमने पूरी शिक्षा के इतिहास को समझ लिया, और आप यकीन मानिए कि यूपीएससी में हम उसको जो है ध्यान में रख के वो पढ़ाई कर रहे हैं, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आने वाला है। ठीक है, जो 2-3 क्लास में हमने पूरे शिक्षा के इतिहास को समझा है, उससे बाहर कोई क्लास नहीं आएगा। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं पक्का बता रहा हूँ कि सारे सवाल यहीं से फंसेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।